गुड इवनिंग क्लास। आज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है या वो सारे ऑर्गन्स, वो सारी स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन या श्वसन में इन्वॉल्व होती है, भाग लेती है, उनको मेनली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है या दो भागों में इनको विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन पाथ और दूसरा है लंग्स या फेफड़े। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें लंग्स की, तो लंग्स के अंदर जहां एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है वो होती है एल्वियोलाई। जहां एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, पूरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन का, उसमें वो पार्ट जहां एक्चुअल में या रियल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन है वो दी जाती है और CO2 है वो ली जाती है, लंग्स का या जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उसका वो पार्ट है वो एल्वियोलाई कहलाता है। ठीक है, एल्वियोलाई जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी जो एल्वियोलाई है या कोपिकाएं इसको हिंदी में बोलते हैं, वो हमारे लंग्स की या हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। लेकिन गैसेस जो है ऑक्सीजन और CO2 वो यहाँ तक आने से पहले, एल्वियोलाई तक पहुंचने से पहले, जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई तक पहुंचने से पहले एक लंबा रास्ता है वो क्रॉस करके आती है, एक लंबा जो पाथ है वो क्रॉस करके आती है। ठीक है, और उसी को ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो एक्चुअल में सिर्फ गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का या गैसेस को एल्वियोलाई तक पहुंचाने का एक मीडियम है, जिसमें हमारी नाक, हमारा जो फेरिंग्स है, हमारा जो गला है, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर या ये सारी संरचनाएं मिलकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या श्वसन पाथ का निर्माण करती है। और श्वसन पाथ का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसका जो मेन काम होता है वो है जो गैसेस है उनको डिफ्यूजन के लिए या एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई तक पहुंचाने का। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कई सारी स्ट्रक्चर्स या कई सारे ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं या भाग लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो यहाँ भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत है वो होती है हमारे नोज से। ठीक है, सबसे पहले बाहर हमारे जो नोस्ट्रिल है, बाह्य नोस्ट्रिल, ये जो बाहर से नेजल जो एपर्चर आपको या जो नाक आपको दिखाई दे रही है, दो चेम्बर यहाँ पर, दो पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है वो शुरुआत होती है। जो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या बाह्य नासा, बाह्य नासा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल या प्रघाण, इसको हिंदी में कहते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है वहां से एयर जो है एटमॉस्फेयर की वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, फिर वो जाती है वेस्टिब्यूल तक। ठीक है, वेस्टिब्यूल के आगे होता है नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर या नासा कोस्ट। ठीक है, नासा कोस्ट। तो ये जो वेस्टिब्यूल और जो नेजल चेम्बर है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे हेयर या रोम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर से मतलब एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनके साथ में जो मिट्टी के कण या कोई भी बाहर का कोई पदार्थ अगर इनके साथ में एंटर करता है, एयर के साथ में एंटर करता है, तो यहाँ पर उसको रोका जाता है। यहाँ पर कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है और सिबेशियस ग्लैंड्स भी होती है, प्लस हमारा जो केमिकल सेंसेशन का काम है, यानी रसायन ग्राही जो होते हैं, केमिकल जो केमिकल सेंस करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एंटर करती है, देन वेस्टिब्यूल, फिर नेजल चेम्बर के अंदर जाती है, नेजल चेम्बर से ये जाती है इंटरनल नेयर के पास,
आंतरिक नासा कोस्ट। इसके बाद में ये जाती है नेजोफेरिंग्स के पास में। नेजोफेरिंग्स यहाँ बाहर से देखने में हमारा जो नाक है 2 चेम्बर में डिवाइड होता है, लेकिन अंदर जाने पर एक लोकेशन ऐसी आती है जहां पर ये 2 चेम्बर वापस एक हो जाते हैं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स या नासाब्रश्नी जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद में जो एयर है वो जाएगी फेरिंग्स में। ये हमारे फूड एंड एयर के लिए दोनों का कॉमन पाथ है। फेरिंग्स जो है फूड भी इसी से होता हुआ आगे जाता है, एयर जो है वो भी यहीं से होती हुई ही आगे जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्लोटिस। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है। फेरिंग्स के बाद में जो हमारी नेक है वहां पे आपको 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। यहाँ पर जो फूड और जो रेस्पिरेशन का जो पाथवे है अब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। फेरिंग्स तक जो एयर भी यहीं से आ रही थी और खाना भी यहीं से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पार्ट है ग्लोटिस, ये सपोज ग्लोटिस है। ठीक है, और ग्लोटिस के आगे ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वही इस पार्ट को कहते हैं गुलेट, और गुलेट के नीचे इसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसोफेगस हमने पढ़ा था। तो गुलेट जो है वो अब फूड केनाल, यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अब अलग हो चुके हैं। फेरिंग्स तक दोनों कॉमन थे। यहाँ पर 2 आपको ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रही है। एक तो है ग्लोटिस जो आगे ट्रेकिया में खुलती है, ये रेस्पिरेशन से, ये रेस्पिरेटरी ट्रेक है। यहाँ से ये जो ट्रेकिया है ये आगे फिर लंग्स में जाकर के खुलता है। वही ये जो गुलेट है उसके नीचे इसोफेगस है, इसोफेगस आगे जाकर के स्टमक में खुलती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कि यहाँ पर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे किसी डिब्बे का फ्लैप वाला ढक्कन होता है, कुछ वैसा सा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर, मांसल ऐसे चमड़े की लेदरी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम फूड को निगलते हैं तो या तो हम फूड निगल सकते हैं या हम सांस ले सकते हैं। फूड निगलते टाइम हम सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही फूड आता है ये जो एपिग्लोटिस है ये इस ग्लोटिस को पूरा ऊपर से ढक लेता है। जैसे डिब्बे के ऊपर ढक्कन होता है, ये एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन की तरह है। तो जैसे ही हम फूड को निगलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ग्लोटिस को ऊपर से एपिग्लोटिस ढक लेता है ताकि जो खाना है वो गुलेट में ही जाए, इस ग्लोटिस और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर ना करने पाए। तो इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एपिग्लोटिस इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। उसके बाद में ग्लोटिस से नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हमारा साउंड बॉक्स या ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। नाम है उसका लैरिंग्स। ठीक है, इसको ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। हमारी आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्लोटिस के बाद में प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स के बाद में जो है वो ट्रेकिया, अभी डायग्राम में भी मैंने आपको शो किया था, ट्रेकिया है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अब लंग्स, जहाँ ट्रेकिया खत्म होता है, सपोज ये एक लंबी ट्यूब ट्रेकिया है तो इसके बाद में अब फिर लंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लंग्स 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो अब लंग्स के अंदर ये जो ट्रेकिया जो आई थी वो आगे फिर इसी में ही विभाजित होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रेकिया यहाँ खत्म हो गया है और इसके बाद में ये जो ट्रेकिया की जो 2 ब्रांचेस है जो लंग्स में एंटर कर रही है, इनको कहते हैं ब्रोंकियल ट्री या ब्रेंकियल वृक्ष। ब्रोंकियल ट्री। इसके बाद में यहाँ तक की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियल ट्री जो है यहाँ तक रेस्पिरेटरी ट्रैक है।
ये पूरा एक सिर्फ एक पाथवे है जिससे होते हुए जो ऑक्सीजन है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एंटर करते हुए लास्ट आती है ब्रोंकियल ट्री तक। यहाँ पर गैसेस का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है कि गैसेस जो है वो विसरण के थ्रू एक्सचेंज की जा सके, या डिफ्यूजन गैसेस का यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ब्रोंकियल ट्री जो है, इसके बाद में नेक्स्ट जो लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी वो है रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसन वृक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में गैसेस का जो एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है। इसकी जो लास्ट ब्रांच होती है वहां पे एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होती है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ ब्रोंकियल वृक्ष तक या ब्रोंकियल ट्री तक जो पाथवे है वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है। मेन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर होता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज की यहाँ पर फिर इस एक्सटर्नल जो ये पूरा पाथवे है जो रेस्पिरेटरी ट्री है, इसका काम क्या है, इसका और इसके अलावा फंक्शन क्या है। ये गैसेस के लिए एक ट्रांसपोर्ट, एक रास्ता या एक पाथ तो प्रोवाइड करवाता ही है, इसके अलावा इसका क्या काम है। इसका एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि एयर के साथ में जो भी अदर पार्टिकल आए हैं, जैसे कोई मिट्टी का कण है या कोई भी पार्टिकल अगर एंटर करता है तो उसको फिल्टर करने का काम जो है वो यहाँ पे किया जाता है। प्लस एटमॉस्फेयर से हम जो गैसेस अपने अंदर लेते हैं उनका टेम्परेचर कैसा भी हो सकता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो या हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो। तो यहाँ इतना लंबा जो ये पाथवे है उनमें उसमें जो गैसेस का या एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है या बॉडी टेम्परेचर के अनुसार उसको ढाला जाता है। ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन था। तो यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के जो ब्रोंकियल ट्री है या ब्रोंकियल वृक्ष है वहाँ तक का जो पार्ट है उसको चालन क्षेत्र या कंडक्टिंग जोन है वो कहा जाता है। और रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज की जो ये पूरा पाथवे है ब्रोंकियल ट्री तक की अगर हम बात करें या ब्रोंकियल ट्री की अगर बात करें, इसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें उपास्थि या कार्टिलेज के बने हुए सी शेप की यूं छल्ले जो है या जो रिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। पूरी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, जैसे ये ब्रोंकियल ट्यूब है, उसमें पूरी ट्यूब के अंदर सी शेप में मतलब एक साइड से खुले हुए यहाँ पर छल्ले जो है या रिंग जो है वो हमें यहाँ पर यूं देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिंग्स है वो कार्टिलेज की या उपास्थि की बनी हुई होती है। इसका मेन जो फंक्शन है या मेन जो यहाँ पर इसका बेनिफिट है, ये जो सी शेप के कार्टिलेज के या उपास्थि के बने हुए छल्ले हैं, इसका मेन फायदा ये रहता है कि ये ब्रोंकियल ट्री को पिचकने से या कोलैप्सिंग से इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लंग्स उपस्थित कहाँ होते हैं। तो लंग्स जो है वो हमारी वक्षीय गुहा में या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो लंग्स होते हैं, ये हमने हार्ट पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताई थी एक चीज की हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहते हैं। तो जैसे हार्ट के बाहर था पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, यहाँ पे लंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लंग्स है वो भी दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। ठीक है, लंग्स जो है वो भी दो मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड रहेगा। ये दो मेम्ब्रेन है वो है प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा।
या 2 प्लूरल झिल्लियां हैं, उनसे लंग्स जो है वो कवर रहते हैं। सबसे बाहर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे आउटर पेराइटल प्लूरा या बाह्य परिधीय प्लूरा। पेराइटल या परिधीय प्लूरा। और जो दूसरी या जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे विसेरल प्लूरा। जो अंदर की तरफ है इससे हम आंतरिक प्लूरा या विसेरल प्लूरा है कहेंगे। ठीक है, तो लंग्स जो है वो 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। बाहर, सबसे बाहर की ओर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है आउटर पेराइटल प्लूरा या बाह्य परिधीय प्लूरा, और सबसे आंतरिक जो प्लूरा होती है उसका नाम है विसेरल प्लूरा या आंतरिक प्लूरा। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा। और ये जो कैविटी है या ये जो गुहा है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है उसमें एक द्रव्य भरा होता है या एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव्य। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका काम होता है जो थोरेक्स है उसको फैलने में हेल्प करना, क्योंकि थोरेक्स जब हम गैसेस अंदर लेते हैं तो थोड़ी सी कैविटी थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। जब गैसेस को बाहर छोड़ा जाता है तो ये वापस सिकुड़ जाती है, तो इसमें ये हेल्प करती है। प्लस जो आउटर बैक्टीरिया वगैरह जो एयर के साथ में अगर एंटर कर जाते हैं तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमंस के जो लंग्स होते हैं वो 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, ह्यूमंस के जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है या जो दाहिना फेफड़ा होता है उसके वेट की अगर बात करें तो ये लगभग 625 ग्राम का होता है अप्रोक्सीमेटली। और जो लेफ्ट लंग होता है उसका जो वजन है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 575 ग्राम। और राइट जो लंग है इसकी अगर बात करें तो ये मेनली 3 लोब या 3 पालियों से मिलकर के बना होता है, त्रिपालित होता है। ठीक है, 3 पालियां। इसमें सबसे पहले होता है एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। जो राइट लोब होता है, सॉरी राइट लंग होता है, वो 3 लोब्स या 3 पालियों से मिलकर के बना होता है, जो है अग्रपाली, मध्यपाली तथा पश्चपाली। ठीक है, और लेफ्ट लंग की अगर बात करें तो ये सिर्फ 2 लोब से बना होता है, लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। ठीक है, लेफ्ट साइड में हार्ट भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा पिचका होता है और वजन भी आपको कम यहाँ पर दिख रहा है। दोनों यहाँ पर लोब्स की अगर कंबाइनली बात करें तो दोनों लोब्स के अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई या कूपिकाएं जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है,
इतनी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम स्पेशल अगर मेमेलियन लंग्स की अगर बात कर रहे हैं तो मेमेलियन लंग्स जो होते हैं या स्तनी वर्ग के जो लंग्स होते हैं वो सॉलिड, ठोस एंड स्पॉन्जी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो ह्यूमन लंग्स या मेमेलियन लंग्स की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की जो सेंट्रल कैविटी है या जो गुहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अंदर अगर लंग्स के अंदर हम देखें तो कोई खाली स्पेस या होलो स्पेस की बजाय हमें जो ब्रांकियल ट्री और रेस्पिरेटरी है उसकी ब्रांचेस ही ब्रांचेस दिखाई देगी। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल कैविटी या कोई गुहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन व श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें इतनी क्षमता या इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से सिकुड़ सके और खुद से वो फैल सके। ठीक है, उनमें इतनी कैपेसिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन का यहाँ पर कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, उसमें उसके लिए जो हमारे लंग्स है वो कंप्लीटली जो हमारा थोरेसिक केज है या हमारा जो वक्षीय पिंजरा है, जो थोरेसिक केज या थोरेसिक गुहा जो है उसके ऊपर कंप्लीटली ये डिपेंड करता है। केज का मतलब होता है पिंजरा, जो हमारा थोरेसिक पिंजरा है हमारी जो पसलियों से मिलकर के बना होता है, उसके मूवमेंट के ऊपर हमारे जो लंग्स है उनका मूवमेंट है वो निर्भर करता है या डिपेंड करता है। जो ये थोरेसिक केज है ये एक बॉक्स या एक बक्स जैसी संरचना है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हम अपने थोरेसिक रीजन की बात करें तो ऊपर जो थोरेसिक रीजन होता है उसमें ऊपर की ओर तो होता है हमारा गला, ठीक है, और नीचे की ओर यहाँ ऊपर एंटीरियर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी नेक प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियर साइड की अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो यहाँ पे डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी है या जो वक्षीय गुहा है ये एक बक्स जैसी संरचना है, एक पिंजरे जैसी संरचना है। इसमें थोरेसिक जो कैविटी है वक्षीय गुहा है उसमें ऊपर की तरफ हमारी गर्दन होती है, एकदम नीचे की तरफ डायफ्राम है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो डोर्सल है यानी हमारी पीठ की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम प्लस उससे जुड़ी हुई होती है हमारी पसलियां या हमारी रिब्स, ये प्रेजेंट रहती है। पीठ की तरफ वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। और अगर वेंट्रल सरफेस यानी हम अपने आगे की तरफ बात करें तो आगे की तरफ उरोस्ती या स्टर्नम इसको बोलते हैं, स्टर्नम प्रेजेंट होता है और स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है हमारी रिब्स या हमारी पसलियां। हमारी जो पसलियां है वो पीछे की तरफ तो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और आगे की तरफ स्टर्नम या उरोस्ती जो है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और दोनों लेटरल साइड की या दोनों पार्श्व सतहों की अगर हम बात करें तो लेटरल साइड की अगर बात करें या पार्श्व सतहों की बात करें तो यहाँ पर रिब्स या सिर्फ पसलियां हैं वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है या जो थोरेसिक केज है ये चारों तरफ से कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है ये हमने अभी डिस्कस करी है। ऊपर की तरफ नेक, नीचे की तरफ डायफ्राम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम या हमारा कशेरुकदंड और पसलियां, और आगे की तरफ उरोस्ती स्टर्नम या रिब्स प्लस रिब्स प्रेजेंट होती है। और दोनों हमारी जो पार्श्व सतहें हैं वहां पर सिर्फ पसलियां हैं वो प्रेजेंट होती है। तो आज के क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम लंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।